सी पैक के पहले मरहले में तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तकमील के बाद दूसरे मरहले का आगाज। दूसरे मरहले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनती शोबे में ताउन, तिजारत और ज़राअत में सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। सनती शोबे में ताउन से मुल्की पैदावार में इजाफा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में SIFC का कलीदी किरदार। मुअस्सर हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल और IT के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद एड्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही पैदा करना है। बचाव के लिए इख्तियारी और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। मुहलिक मरज़ के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत और मुअस्सिर बनाने के लिए पुरज़्म है। हम सब मिलकर आइंदा नस्लों की सेहत और फलाह बहबूद की हिफाजत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एड्स से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम। हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सफारतकारी बहुत अहम है। बाजार का मकसद पिछड़े हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। पफा चैरिटी बाजार का इनेकाद मुख्तलिफ सकाफतों को करीब लाने के हवाले से निहायत अहम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। गिरफ्तार PTI के शरपसंदों के होशरुबा इंकशाफात। PTI वालों ने हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़ फोड़ करने के लिए छोड़ा। लोगों ने बहुत तोड़ फोड़ की। हमें यहाँ लाने वाले खुद मैदान छोड़कर भाग गए। अब हम उन्हें अपना लीडर नहीं मानते। अब से हमारा PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। शरपसंद PTI। पुरतशद्दुद एहतजाज और इंतशार में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत का फसादी अनासर के स्पीडी ट्रायल का फैसला। गिरफ्तार 156 अफराद इस्लामाबाद की इंसदार दहशत गर्दी अदालत में पेश। 139 शरपसंद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 17 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का CMH रावलपिंडी का दौरा। PTI एहतजाज में जख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला की जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ। बहादुर सपूतों ने जवामर्दी से शरपसंदों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। जिम्मेदार अनासिर को कटहरे में लाएंगे। कड़ी से कड़ी सजा के जरिए उन्हें मिसाल बनाया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पारा चिनार में अमन की बजाय विफाक पर जलगार में मसरूफ़ हैं। गुरम की बजाय इस्लामाबाद में लाशें ढूंढ रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ मुकदमात ख़त्म कराना और अपने लीडर की रिहाई है। मुल्क की तारीख में ऐसी गैर जिम्मेदार हुकूमत नहीं देखी। किसी को हक नहीं कि 9 मई की तर्ज पर हमलावर हो। गैर जमहूरी रवैया रखने वाले जमहूरी जवाब की तवक्को कैसे रख सकते हैं। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी तरक्की और दहशत गर्दी का खात्मा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में 100 से ज़्यादा अफराद शहीद। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 44,400 से तजावुज़ कर गई। गजा में रिहायशियों को शदीद खतरात का सामना। 10 लाख अफराद सर्द मौसम में मुनासिब रिहाइश से महरूम। जंगबंदी के बावजूद सहूनी फौज के लबनान पर भी हमले जारी। डॉलर के मुतबादल करेंसी लाने पर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप को अमरीकी डॉलर की मुतबादल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल का कोई इम्कान नहीं। किसी भी मुल्क ने डॉलर के मुतबादल करेंसी इस्तेमाल की तो उन पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर।
सिंध भर में आज सिंधी यौम सकाफत मनाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में यौम सकाफत के हवाले से तक़रीबात। इस दिन को मनाने का मकसद सिंधी तहजीब की सकाफत को उजागर करना है। वजारत खारजा में पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वेमेन एसोसिएशन के चैरिटी बाजार का इनेकाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक़ डार ने इफ्तिताह किया। बाजार का मकसद पिछड़े हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। सिफारत खानों ने बाजार में अपने अपने मुल्कों के सकाफती स्टॉल्स लगाए। सफारती एहलकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद की मीना बाजार में शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश। शिमाली और जनूबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका की कई रियासतों को शदीद बर्फानी तूफान का सामना। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी और सर्दी की शदीद लहर ने हर शय को मुंजमद कर दिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज। पेंसिल्वेनिया में 3 दिसंबर तक मजीद बर्फबारी की पेशगोई। चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्तान में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी ब्लाइंड टीम ने 95 रन का हदफ 5.3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। कामरान अख्तर ने 21 गेंदों पर 63 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान जिम्बाब्वे T20 सीरीज पहला मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 4 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। सलमान अली आगा 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद। तमाम निगाहें दुबई में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड इजलास पर। भारत की खेल के मैदान में भी सियासत। पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले मेगा इवेंट से फरार के बहाने कोशिश है कि काबिल कबूल फार्मूला सामने आए। पाकिस्तान की इज्जत और क्रिकेट की जीत के लिए काम करेंगे। जो भी फार्मूला बनेगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। अम्मान में जूनियर हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मेजबान ओमान को एकतरफा मुकाबले के बाद 7 गोल से शिकस्त दी। राना वरीद ने 2, नदीम खान, सुफियान खान, हन्नान शाहिद, अब्दुल कयूम और बिशारत अली का 1-1 गोल। ग्रुप बी में शामिल पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आपने सुनी और खबरें तफसील के साथ। CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सनदी शोबे में ताउन, तिजारत और ज़राअत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी सनदी शोबे में ताउन से मुल्की पैदावार में इजाफा, रोज़गार के मौक़े और बरामदात के फ़रोग़ के हवाले से पुरअज़्म दिखाई देती है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। CPEC के पहले मरहले में तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों की तकमील के बाद दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। CPEC के दूसरे मरहले में सनती शोबे में ताउन समेत बहुत से मंसूबों को हतमी शक्ल दी जा रही है। CPEC के तहत जहां हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन फरोग पा रहा है, वहीं दोनों मुल्कों की बिजनेस कम्युनिटी भी CPEC के दूसरे मरहले में शमूलियत के लिए सरगर्म दिखाई देती है। इसी सिलसिले में लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत की स्टैंडिंग कमेटी बराए CPEC और चीन से मुतल्लिक अमूर का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें CPEC के दूसरे मरहले के तहत सनती शोबे समेत मुख्तलिफ मंसूबों, मकामी कंपनियों की इनमें शमूलियत और चीन को बरामदात समेत दूसरे अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। We are working together to develop our relationship further, and also we are developing our economic to a next stage. And the CPEC is a prosperous initiative both for Pakistan and for China. सेकेंड फेज़ जो है वो है आपकी जो
यहाँ इंडस्ट्री को माइग्रेट करना, वो इंडस्ट्री जो चाइना में बंद हो गई है, जो इंडस्ट्री चाइना की दूसरे मुल्कों में माइग्रेट होकर जा रही है, पाकिस्तान को भी उसका अगर ड्यू शेयर मिल जाएगा तो यहाँ भी बहुत सारा रोज़गार और बहुत सारी इकनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो है वो जारी रह सकती। सीपैक के तहत सनती और ज़रई शोबे में ताउन के फ़रोग से न सिर्फ चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में सनतें लगाएंगे बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान मुंतकिल होगी। यहाँ पे नॉर्मली जो लोग बात करते हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं करते, वो ट्रेड से रिलेटेड करते हैं, जबकि सीपैक का काम इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपने चीज़ों को लोकलाइज करना है, आपने अपने इंपोर्ट्स के बिल को कट करना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और चाइना से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो इट इज़ रेडी टू मूव टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी और चाइनीज़ इन्वेस्टर भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाई जाए, काम किया जाए। तो सबसे बड़ा किरदार ट्रांसपोर्टर्स के लिए इसमें मौजूद है। जो बाउंडिंग कार्गो उसका जो वो बन रहा है ड्राई पोर्ट, वो हवेलियां में बनेगा। जो चाइना से जितना कार्गो आएगा वो हवेलियां में आएगा, हवेलियां से फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए ग्वादर में, ग्वादर से फिर ये आगे फर्दर शिफ्ट होगा। तो सी पैक की कामयाब होना पाकिस्तान का कामयाब होना है। बिजनेस कम्युनिटी ने जोर दिया है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इसकी राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। कारोबारी अफराद के दरमियान रवाबत के फ़रोग से पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी तल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग में SIFC का कलीदी किरदार है। SIFC की सहूलतकारी और मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की न्यूयॉर्क के सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के टेक्सटाइल, चमड़े, सर्जिकल और IT के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। IT और ज़राअत के साथ साथ कानकनी और सियाहत के शोबों में भी वसी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियतों की यकीन दहानी करवाई है। अमरीका और पाकिस्तान ने तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म किया है। पाकिस्तान की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियाँ जोग्राफियाई अहमियत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इंतहाई मौजू है। मोहलिक मरज़ एड्स से बचाव का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस मोहलिक मरज़ से कैसे बचा जा सकता है, देखते हैं मरियम मलिक की रिपोर्ट। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मुखफ़फ़ है। ये मर्ज HIV वायरस के जरिए फैलता है जो इंसानी मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करता है, जिससे जिस्म के लिए इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इस साल एड्स के आलमी दिन को टेक दी राइट्स पाथ, माई हेल्थ माई राइट का उन्वान दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस मुहलिक मर्ज का कोई मुकम्मल इलाज नहीं, ताहम जदीद दवाएं एड्स के हमले और इसकी अलामात पर काबू पाने में मददगार हो सकती हैं। साथ ही सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, अच्छी नींद, सेहत बख्श ग़िज़ा, सिगरेट नोशी से परहेज, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाव की कोशिश भी एड्स को काबू पाने में मदद दे सकती है। इस वक्त दुनिया में 39 मिलियन लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 3 लोग इस बीमारी में मुब्तला है। HIV एड्स की तशख़ीस इसके अलामात से कम ही मुमकिन हो पाती है। अक्सर व बेशतर शुरू में मरीजों को सिर्फ वेट लॉस यानी वजन का कम हो जाना, भूख का कम लगना, जिस्म में थकावट महसूस होना बहुत कॉमन वजह है जिससे एड्स की बीमारी फैलती है। हमारे हाथ सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल, हिफाजती तदाबीर के अलावा मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के सेक्सुअल पार्टनर्स रखना, साथ में मुख्तलिफ किस्म की खून बगैर उसको टेस्ट करके बगैर लगाना। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में गुज़िश्ता साल 3 करोड़ 99 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस के साथ जी रहे थे। 6 लाख से ज़ायद अफराद मुहलिक वायरस के बाइस, जबकि 10 लाख से ज़ायद अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स से बचाव के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे रह न जाए। उन्होंने कहा कि एड्स न सिर्फ सेहत का एक चैलेंज बल्कि एक अहम समाजी और इक़्तिसादी मसला है जो कि माशी निज़ाम के लिए भी एक ख़तरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है, जिसके लिए इख्तराई और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। मुल्कों के दरमियान सकाफत की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है। इस्लामाबाद में पफा चैरिटी बाजार की तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। इस नुमाइश का मकसद पिछड़े हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है।
انہوں نے کہا کہ چیریٹی بازار کا انعقاد بھی سفارتکاری کا حصہ ہے، جس میں نمائش، ثقافتی شوز بھی شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے پفا بازار کے لیے سفارتکاروں کے بھرپور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں پاکستان فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کے چیریٹی بازار کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سٹالز کا دورہ کیا اور نمائش کے لیے رکھی گئی اشیاء میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد سے گرفتار پی ٹی آئی کے شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ گرفتار شرپسندوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے ان کو پیسے دے کر ڈی چوک میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے چھوڑا اور خود بھاگ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بھی ان کو چھڑانے کے لیے نہیں آیا۔ گرفتار شرپسندوں نے پارٹی رویے سے تنگ آ کر پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا۔ پی ٹی آئی والوں نے پیسے دے کر ڈی چوک پہ چھوڑے تو پھوڑ کرنے کے لیے وہ بھاگ گئے۔ پی ٹی آئی والے کے ساتھ لے کر آیا اور وہ بھاگ گیا، ہم کے چھوڑ گیا اور پولیس نے پکڑایا تو اس نے ادھر لے کر آئے، کوئی زیادتی نہیں کیا۔ میں پی ٹی آئی کے احتجاج میں آیا تھا ادھر اسلام آباد، اور ادھر ہمیں پولیس والوں نے پکڑا ہے اور پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہمارے پیچھے نہیں آیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ پی ٹی آئی والا میں میرے کو لے کے آیا ادھر ڈی چوک کی چھوڑ کے وہ بھاگ گئے اور پولیس والا ہم کو لے کے آیا اور ہمارے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا۔ ہم لوگ آئے پی ٹی آئی احتجاج کے لیے، لیکن ادھر نہیں آئے۔ ادھر بہت مشکل ہے، ادھر لوگ مزدوری کرو، بس اپنا غریبی چلاؤ، ریڑھی بھی لگاؤ، کچھ نہ کچھ کرو۔ ادھر ضلالت ہے، لیڈر چھوڑتے ہیں، آپ لوگ بھاگتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کال پہ آیا تھا کہ یہاں پہ کوئی لیڈر نہیں تھا، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں پی ٹی آئی کے کال پر، اور سب ہم کو چھوڑ کے وہ سب لیڈر بھاگ گئے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں۔ میں آیا تھا ادھر پی ٹی آئی جلسے میں، لوگ توڑ پھوڑ کر رہا تھا تو اس کو میں نے منع کیا کہ یہ چیز نہ کروں، تو آئندہ کے لیے جو ہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ جو ہمارا لیڈر ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اس نے ہم نے چھوڑا تھا۔ میں بھی پی ٹی آئی والی کال میں آیا تھا، ہم ان کو لیڈر نہیں مانتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ کیا۔ پرتشدد احتجاج میں زخمی ہونے والے رینجرز اور پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف کی۔ زخمی اہلکاروں نے احتجاج کے دوران تشدد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے کیل والے ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے بیشتر پولیس اہلکاروں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، آنکھیں متاثر ہوئیں۔ ایک زخمی نے بتایا کہ پی ٹی آئی ورکرز نے پولیس پر نزدیک سے نشانہ لے کر فائرنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے زخمی اہلکاروں کو تسلی دی اور حوصلہ بڑھایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ریاستی اداروں، املاک اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں پر تشدد کرنے والے شرپسندوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ملک کا امن بحال کر رہے ہیں۔ وفاق اور پنجاب حکومت زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی جرأت اور بہادری کی مقروض ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جھوٹ کو سیاسی ہتھیار بنا لیا جائے تو نہ اس کی کوئی حد ہوتی ہے اور نہ جھوٹ بولنے والوں کی کوئی ندامت۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے اسلام آباد پر ناکام لشکر کشی کی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہم پر ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی خونریزی پیچھے رہ گئی۔ بھارت اور اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان دشمنی کی مہم میں انہیں پی ٹی آئی کی صفوں سے لطیف کھوسہ جیسے وکیل میسر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ زمین آسمان نہ سما سکنے والا جھوٹ بول کر پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنے والا گروہ کیا سیاسی جماعت کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پارا چنار میں امن کی بجائے وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ ان کا مقصد صرف مقدمات ختم کرانا اور اپنے لیڈر کی رہائی ہے۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی اور اپوزیشن جماعتیں سیاسی دائرہ کار میں رہ کر کام کریں۔ تفصیل بتائیں گے سمیع اللہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، تاہم اس کی آڑ میں املاک کو نقصان پہنچانے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت پاکستان کے کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کر رہی ہیں۔ مئی 9 جیسے حملہ جیسے واقعہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا۔ پچھلے دنوں جو بھی ہوا
اسلام آباد میں وہ سیاست کے دائرے میں نہیں آتا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ علی امین گنڈاپور صوبے کے مسائل حل کرنے کے بجائے وفاق پر حملہ آور ہیں۔ جو اس وقت پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو اس وقت میرا پارا چنار میں ہو رہا ہے، کتنے دنوں سے پاکستان کے شہریوں کے خون اس علاقے میں بہہ رہا ہے۔ بہت الارمنگ ایمرجنسی کرائسس سچویشن پیدا ہو رہا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ کلیپس ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا سب سے پہلا ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان قائم کرنے کا، ان لوگوں کو جانوں کو تحفظ دلوانے کا۔ وہ صوبائی حکومت اور ان کا چیف منسٹر ہے، اس صوبہ کا وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے وفاق پہ گولیاں چلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی جدوجہد کی اور پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک میں جمہوریت کی بنیاد رکھی اور ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، جبکہ ہماری قیادت نے ملک کو قوم کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں بھی دیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم اپنے لیڈر بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی قیادت میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر میں 150 شہروں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پرتشدد احتجاج اور انتشار میں ملوث شرپسندوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے احتجاج کے دوران گرفتار پی ٹی آئی کے 139 کارکنوں کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے فیصلہ سنایا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے تھانہ سیکریٹریٹ کے ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار 17 کارکنوں کے بھی مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری دے دی۔ حکومتی اداروں کی جانب سے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جن کے واضح ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 7 ستمبر میں بجلی چوروں کے خلاف شروع کی گئی مہم سے اب تک 133 ارب سے زائد رقم وصول کرنے کے ساتھ اب تک 87,516 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ ہفتے ملک بھر سے بجلی چوروں سے 92 کروڑ سے زیادہ رقم وصول کی گئی اور 173 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے مکمل خاتمے تک اپنی کارروائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 62 پیسے اور لائی ڈیزل کی قیمت میں 48 پیسے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 72 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 29 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 10 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 258 روپے 43 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے ہو گیا۔ غزہ میں صہیونی فورسز نے جارحیت جاری رکھتے ہوئے 24 گھنٹے میں مزید 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور پناہ گزین کیمپوں سمیت ایسے علاقوں میں کارروائیاں جاری ہیں جہاں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے مقیم ہیں۔ گزشتہ رات گئے شمالی غزہ میں پناہ گزینوں پر صہیونی فضائی حملے میں بچوں سمیت 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی مظالم میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 44,400 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جاری حملوں کے باعث فلسطینیوں کو سنگین خطرے کا سامنا ہے۔ 10 لاکھ افراد کو موسم سرما میں مناسب رہائش دستیاب نہیں اور 1.25 لاکھ فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ادھر جنگ بندی معاہدے کے باوجود صہیونی فوج کی جانب سے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شام میں متحارب گروپوں میں لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ شام میں مسلح دھڑے نے گنجان آباد شہر حلب پر پولیس ہیڈ کوارٹرز اور گورنر ہاؤس سمیت بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لڑائی کے دوران مزید 16 افراد مارے گئے۔ گزشتہ 3 روز کے دوران جاں بحق افراد کی تعداد 313 ہو گئی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق حلب کے ہوائی اڈے کے ساتھ ساتھ شہر کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق حکومت نے شامی فوج کو شہر سے محفوظ انخلاء کے احکامات دیے ہیں۔
नाइजीरिया में कश्ती डूबने से 27 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। नाइजीरिया की सरकारी इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक नाइजीरिया के वस्ती रियासत कोगी में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 200 अफराद सवार थे। हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार अक्सरियत ताजरों की थी जो हफ्तावार मार्केट जा रहे थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा लोग सवार हो गए, जिसके बायस कश्ती चलाने वाला तवाजुन बरकरार न रख सका और कश्ती दरिया नाइजर में उलट गई। मकामी हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को धमकी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर के मुतबादिल करेंसी इस्तेमाल की तो उन पर 100% टैक्स लगा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादिल का कोई इम्कान नहीं। डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक की जानिब से डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में तिजारत के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने श्रीनगर के इलाकों बट्टामालू, जीनाकोट और पुलवामा के इलाके तराल में मुहासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ की और घरों पर छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिए गए। कुपवाड़ा, बारामूला, किश्तवाड़, राजौरी और दूसरे अजला में भी तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय हुकूमत ने मजीद 2 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बरतरफ किए जाने वाले मुलाजमीन में महकमा हेल्थ के अबू रहमान और मुअल्लम ज़ाहिर अब्बास शामिल हैं। इनकी बरतरफी का जवाब फराहम करने के लिए इन पर असकियत पसंदों के साथ रवाबित का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा इलाके में बेगुनाह लोगों का मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियाँ, अमलाक की जब्ती और मुलाजमीन की गैर कानूनी बरतरफी मामूल बन चुकी है। तर्जुमान ने कहा कि इन जालिमाना कार्रवाइयों का वाहिद मकसद कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के मुनसिफाना जद्दोजहद से बाज रखना और इनकी जायज़ ख्वाहिशात को कुचलना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में हुआ। काबीना ने आज़ाद कश्मीर के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए हेल्थ पैकेज की मंजूरी दे दी और सरकारी महकमों में तकर्रियों पर आयद पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना ने पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 पर वसीउल बुनियाद मशावरती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी। कमेटी में वज़रा आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी मजहबी जमातों, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, वकला तंजीमों, उलमा कराम, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल होंगे। इस मौके पर खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रियासत की आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। हमने निज़ाम की मज़बूती और बका के लिए अपना किरदार अदा करना है। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने अरसे से तातुल का शिकार वफाकी हुकूमत के मनसूबे जच्चा बच्चा अस्पताल और मंडी का दौरा किया और वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत पंजाब को इस मनसूबे की हवालगी के बारे में तफसीलात का जायजा लिया। अरकान कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब, हनीफ अब्बासी और मलिक अबरार अहमद के अलावा वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद उमर और कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक भी मौजूद थे। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इस मनसूबे को आवाम की फलाह के लिए मुकम्मल करके फ़ाल करना चाहती हैं। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसे महंगा मनसूबे मुकम्मल करके उन्हें मुफाद आमा के लिए फ़ाल किया। मुशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने जहरम के कॉलेजेस का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। सूबाई मुशीर सेहत ने एकेडमिक ब्लॉक्स, क्लासरूम्स, हॉस्टल और साइंस लैब का भी तफसीली मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जहलम के सरकारी कॉलेजों में फैकल्टी मेम्बरान और इंतज़ामी अमले की कमी और दीगर तमाम मसाइल को जल्द हल किया जाएगा। सूबाई मुशीर सेहत पंजाब ने प्रिंसिपल्स को ताकीद करते हुए कहा कि मेयारी तालीम की फराहमी पर मज़ीद तवज्जो दें। हमारा बुनियादी मकसद तलबा को मेयारी तालीम देकर उन्हें बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट स्टैंड्स को नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया गया है। मंसूबे से मुसाफिरों के लिए सहूलत और एयरपोर्ट की आमदनी दोनों में इजाफा होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर।
اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیرو باڈی ایئرکرافٹ پارکنگ کی سہولت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر 6 نیرو باڈی ایئرکرافٹ بریجز اور 9 وائڈ باڈی ایئرکرافٹ بریجز موجود ہیں۔ انتظامیہ نے آپریشن لچک کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس منصوبے کا آغاز کیا اور پہلے مرحلے میں 3 وائڈ باڈی بریجز کو نیرو باڈی ایئرکرافٹ آپریشنز کے لیے قابل استعمال بنایا۔ اس مرحلے کے دوران پیسنجر بورڈنگ بریجز سے 136 ملین روپے کی اضافی آمدنی حاصل ہوئی۔ ہم نے انیشلی 3 ایرو بریجز کو نیرو باڈی آپریشن کے لیے کنفیگر کیا اور اس کے بعد مزید سٹڈی کے نتیجے میں ہم نے 5 مزید ایئرکرافٹ سٹینڈ جو سے ہیں وہ اس وقت نیرو باڈی آپریشن کے لیے کنفیگر اور کمپیٹیبل کیے ہیں۔ الحمدللہ اس 8 ایئرکرافٹ سٹینڈز کی جو کمپیٹیبلٹی کے نتیجے میں ہمارے ایئرپورٹ پہ جو آپریشنز ہوں گے نیرو باڈی کے لیے وہ زیادہ سسٹینیبل اور ایفیشنٹ ہوں گے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنائے گا بلکہ ایئر کرافٹ ٹرن راؤنڈ کے وقت کو کم کر کے کاربن کے اخراج میں بھی کمی کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ایئرپورٹ کی ماحول دوست پالیسیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ منصوبہ مکمل طور پہ اندرون خانہ مکمل کیا گیا ہے اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی مسافروں کی سہولت اور وسائل کے مؤثر استعمال کے عزم کو نمایاں کرتا ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ میں پاکستان فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کے چیریٹی بازار کا افتتاح کیا۔ اس بازار میں مختلف ملکوں کے سفارت خانوں نے اپنے سٹالز لگائے ہیں۔ پی ٹی وی کی نمائندہ نمرہ سہیل پخوا بازار میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی نمرہ، بتائیے گا پخوا بازار کو سفر اور لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں دفتر خارجہ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ پاکستان فارن آفس ویمن ایسوسی ایشن کے چیریٹی بازار کا تھوڑی دیر پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے افتتاح کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو ایمبیسیز ہیں اسلام آباد میں، جو سفارت خانے موجود ہیں، ان کے سٹالز لگے ہوئے ہیں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ یہاں پہ شرکت کر رہے ہیں۔ بہت ساری خواتین بھی ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں، سٹالز کو دیکھ رہی ہیں، محظوظ ہو رہی ہیں۔ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے ایک خوبصورت ثقافتی لباس پہنا ہوا ہے، آپ کو یہاں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ amalgamation of so many cultures and organizations and so many countries depicting their culture, and we have an opportunity to try their different cuisines and look at the handicrafts brought by different countries from all over the world. It's an absolutely lovely experience. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ڈفرینٹ کلچرز آپ دیکھ رہی ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے ہیں، یونٹی کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ آئی تھنک گلوبلائزیشن کے حد سے ہمیں یہ ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ اتنے سارے ملٹی کلچرلز، مطلب اب تو اس طرح کے پلیٹ فارمس کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے سب دیکھا ہے، لیکن ان پرسن دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جو خواتین ہیں وہ یہاں پہ انجوائے کر رہی ہیں، کلچرز دیکھ رہی ہیں، ثقافت دیکھ رہی ہیں، ایک دوسرے کی ثقافت کو جان رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ چیریٹی بازار کا مقصد جو ہے وہ انتہائی نوبل ہے اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی رفاہ کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جی شکریہ نمرہ سہیل۔ نمرہ سہیل سفرا اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی جانب۔ سندھ بھر میں آج سندھی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس ثقافت کے تحفظ اور زندہ رکھنے کے ساتھ اسے دنیا بھر میں متعارف کرانے کے لیے ہر سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں سندھی ثقافت کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں نورین آصف۔ سندھ کی تہذیب اور ثقافت ہزاروں برس قدیم ہے۔ اجرک اور رلی کے رنگوں کی طرح سندھ کی ثقافت بھی دلکش امتزاج کی حامل ہے۔ یہاں کے رسم و رواج لوگوں کو منفرد پہچان دیتے ہیں۔ دن منانے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ سندھ کی دھرتی ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے۔ صدیوں پرانی سندھی تہذیب آج بھی رنگا رنگ خصوصیات، منفرد روایات اور تنوع اوصاف کے باعث دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے۔ سندھی کلچر ڈے جو منایا جاتا ہے ہر سال، اس کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا، سندھ کی جو سرزمین صدیوں سے ایک امن اور کا گہوارہ رہی ہے اس حوالے سے بتانا۔ کلچر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رہن سہن یا لباس ہے، لیکن کلچر یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر کتنی ٹالرنس ہے، آپ کے اندر کتنی محبت ہے دوسروں کے لیے، کلچر آپ کا کلچر دوسروں کے لیے کتنی ترغیب رکھتا ہے، کتنی محبت رکھتا ہے۔ ہزاروں سال سے اجرک ایک پہناوا نہیں بلکہ قدیم تہذیب سے جڑی سندھ کی شناخت ہے۔ اس کے تانے بانے موہنجو داڑو کے آثاروں سے ملتے ہیں۔ سندھ آئے ہوئے مہمانوں کو اجرک تحفے کے طور پر بھی دی جاتی ہے۔
हजारों साल कदीम सिंधी सकाफत के रंग और खसूसियात आज भी कायमो दायम हैं और ये नई नस्ल को बखूबी मुंतकिल किए जा रहे हैं। सिंध लोक दास्ताने और लोकगीत आज भी सहरतारी कर देते हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। रवा बरस पंजाब भर में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर किया गया है। इस रकबे से 2 करोड़ 11 लाख मैट्रिक टन गंदम की पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़रा यूनिवर्सिटी के तालिबात भी मैदान में आ गई हैं। देखिए फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट। गंदम की बेहतरीन पैदावार के हसूल के लिए गंदम उगाओ भरपूर आगाही मुहिम के साथ साथ काश्तकारों को 25 एकड़ से जायद रकबे पर गंदम उगाने पर 1000 ट्रैक्टर्स, जबकि 12.5 एकड़ से 25 एकड़ तक रकबे पर गंदम काश्त करने वाले काश्तकारों को 1000 लेजर लैंड लेवलर्स कोरांदाजी के जरिए फराहम किए जाएंगे। जिला मुल्तान की अगर हम बात करें तो गंदम की काश्त का 80% हदफ अब तक हासिल कर लिया गया है। 18,20,000 जो है इस साल का टारगेट था 2024 से 25 का, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे कोई 85% जो है ना वो कल की डेट तक अचीव कर लिया है। महकमा ज़राअत पंजाब के साथ साथ ज़री यूनिवर्सिटी की तालिबात भी गंदम उगाई मुहिम में मैदान में आ गई हैं और काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रही हैं। फूड सिक्योरिटी के जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए और दिन ब दिन जिस तरह हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं उनको कवर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम गंदम उगाओ मुहिम में पार्टिसिपेट करें। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया है कि वो इस साल पिछले साल से ज़रा ज़्यादा गंदम उगाएं। हमने उनको बताया है कि उन्होंने ज़मीन की तैयारी के वक्त क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और प्रॉपर उनको प्लान्स दिए हैं कि वो कैसे अपनी गंदम की पैदावार को और बेहतर कर सकें। काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा वैरायटियों, ज़मीन की ज़रखेज़ी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बारे आगाही का मकसद गंदम की काश्त का मुकर्ररा हदफ मुकम्मल करना है। गंदम की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जहां किसानों को किसान कार्ड फराहम किए गए हैं, वहीं ज़री ग्रेजुएट्स खेतों में काश्तकारों को रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। 1971 में मशरकी पाकिस्तान के महाज पर वसाइल के तनासुब में वाज़ेह कमी के बावजूद पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने पाक भारत सरहद पर अपनी जान हथेली पर रखे हुए मुल्क के दिफा को मुकद्दम रखा। 31 जुलाई 1971 को भारतीय तोपखाने की मदद से दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहिनी की बटालियन साइज फोर्स के जरिए कमालपुर में पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर पोस्ट कमालपुर पर हमला किया। कमालपुर के दिफा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की क़यादत में 31 बलोच रेजिमेंट, वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स और रज़ाकारों समेत सिपाह के पास थी। जब आपको यकीन हो गया कि दुश्मन मुकम्मल तौर पर फंस चुका है तो आपने तमाम मौजूद हथियारों से दुश्मन पर अचानक और शदीद हमला किया। इस हिकमत अमली से दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान के साथ पसपाई हुई। पाकिस्तान के इस बहादुराना दिफाई हमले के सबब दुश्मन के 120 फौजी जहन्नुम वासिल और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जबकि भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की बहादुरी की ये कहानी कई अनसुनी दास्तानों में से एक है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। इस्लामाबाद में पीटीआई के नाम नहाद एहतजाज के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के सिपाही गुलफाम खान ने दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही गुलफाम खान बहादुरी की आला मिसाल हैं। उन्होंने सोगवारान में वालिद और भाई छोड़े हैं। शहीद के वालिद, खानदान और अहले इलाका ने उनकी शहादत को अलमिया करार दिया है। बेटा बहुत लायक, नेक, दिलेर और अच्छा बच्चा था। मेरा बड़े बेटे के साथ बहुत प्यार था और मेरा ख्याल भी रखता था, हर बात मानता था। बचपन में बहुत तेज तराज था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, अदब-ओ-बताब वाला, शर्मीला, बहुत शौक था। सिंध रेंजर में पढ़ती हूँ। गुलफाम जब से 1 साल का बच्चा माँ से जुदा हुआ तो मैंने उसको माँ और बाप दोनों के दर्जा दे के जवान किया, पाला, हर परवरिश की। अपने मुल्क के लिए उसने जान दी है, हमें इस पर फख्र है। हमारे 10 बेटे भी अगर अपने मुल्क पे कुर्बान हूँ तो हमें इससे बहुत फख्र होगा। अगर हमारी आर्मी या कोई अदारा है, रेंजर है, पुलिस है, अगर हम इन्हीं के खिलाफ बातें करेंगे तो दुश्मन को बड़ा मौका मिलेगा। सोशल मीडिया है, वो लोगों को बरगला लिया, हमारे नौजवानों को बरगला लिया। तो नौजवानों को सोचना चाहिए ये हमारी फोर्सें हैं, हम इनका एहतराम करें, इज्जत करें। हमें दुख तो खैर जिंदगी भर नहीं भूलेगा इसका, लेकिन इसने मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानी दी है, इसलिए हम ये फख्र महसूस करते हैं। बहुत अच्छा बच्चा था। कभी पूरे इस गांव में उसका ये रिकॉर्ड है कि लोग भी कहते हैं उसकी अपनी तालीम के दौर में या
इस टाइम तक किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमारी फौज है, रेंजर है, पुलिस है, ये अदारे भी, तो हमारी लोगों से अपील है कि अपने दारों की बदनामी ना करें। अगर तारे हमारे कमज़ोर होंगे तो समझो हमारा पाकिस्तान भी कमज़ोर है। वालिदैन हैं जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, तो हम ये उनको कहते हैं कि हमारी तरह सब्र करें, क्योंकि ये मुल्क व कौम की खातिर शहीद हुए हैं। खुदा इनके दर्जात बुलंद करे और हमें सब्र। मेरा भाई गुलफाम शहीद बहुत अच्छा लड़का था, एक बहुत अच्छा लड़का था। उसे सिंध रेंजर का बहुत ज़्यादा जुनून था। बड़ी लगन से उसने ना सिंध रेंजर को ज्वाइन किया है। वो सिंध रेंजर में गया, उसने अपनी सर्विस का बड़ा अच्छा एक हिस्सा गुजारा है। बस अल्लाह पाक ने उसके नसीब में शहादत लिखी हुई थी। बचपन से हम गट्ठे पले बड़े हैं, भाइयों से बढ़ गया था मुझे। उनके शहीद के अहल खाना को पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए, शहादत एक बहुत बड़ा मर्तबा है अल्लाह पाक की नज़र में। कुरान पाक में भी बताया गया है कि शहीद जिंदा है, मरता नहीं है। उनके अहल खाना को ये पैगाम है कि वो सब्र करें। आप देखें जिन मुल्कों की फौज नहीं, उनके क्या हालात हुए हैं। हमारी फौज ने मुल्क पे कोई भी मुसीबत आई है ना, चाहे वो जंग हो, बॉर्डर पे, अंदरूनी शहर में हो, जलजला हो, सैलाब हो, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा इवेंट हो, हमारी फौज ने बहुत मदद की है आवाम की। इसको कामयाब करके दिखाओ। तो मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूँ कन्वोकेशन में अपने बच्चों को। और यहाँ वाहिद कैंपस है उन 5 कैंपसों में जिनमें हमने यहाँ पे हॉस्टल बनवाए, लड़कियों के हॉस्टल हैं, लड़कों को हॉस्टल है। और फिर ये है कि हमारी बच्चियाँ, क्योंकि वो तालीम में अक्सर सबसे ज़्यादा नंबर तो वो लेती हैं। मैंने आज भी देखा गोल्ड मेडल भी ज़्यादातर बेटियों ने और बच्चियों ने और गर्ल्स स्टूडेंट ने लिए। और लेकिन उनके लिए हमने ये जो हॉस्टल बनवाए लड़कियों का, गर्ल्स का जो हॉस्टल बनाया है, उससे ये है कि परसेंटेज जो हमारी लड़कियों की और लड़कों की है, तकरीबन 35-40% लड़कियां हैं। और ये किसी कैंपस में परसेंटेज नहीं है। चनियोट और फैसलाबाद वाहिद कैंपस है जिसमें इतनी परसेंटेज लड़कियों की पड़ती है। उनके वालिदैन को भरोसा है कि हमारे जो असातिज़ा है, यहाँ पे फैकल्टी है, वो उनका पूरा ख्याल करेंगे। और जिस तरह हॉस्टल में फैसिलिटी दी हुई है, तो मेरे ये जो ख्वाब जो है, ये इस पर बड़ी मुझे खुशी होती है। बशीर जान मोहम्मद साहब एक इदारा हैं, एक शख्सियत का नाम नहीं है। ये मेरे मेंटोर हैं। ये मैंने पहली बार कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्शन 1979 में, आज से 45 साल पहले लड़ा। और उस वक्त मुझे इन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस करके मुझे टिकट अलाट किया। ये हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे रेनाउंड लीडर है। मैं बिल्कुल बांगे धोल कहता हूँ, जिनको जो अपने लिए कभी नहीं, इन्होंने अपने किसी भाई के लिए या अपने किसी रिश्तेदार को कभी कराची चैम्बर का या लाहौर चैम्बर का या फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर नहीं बनवाया। इन्होंने लोगों को और लोगों को इनकरेज किया और देखा कि किन में पोटेंशियल है। तो आज उनका चनियोट आना, नाम तो क्योंकि चनियोट और मेमन कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में मिलजुल के आपस में रहते हैं और यही compete भी करते हैं हम आपस में। लेकिन आज पहली बार मुझे खुशी हुई कि उन्होंने एक्सेप्ट की मेरी इनविटेशन और आज वो चीफ गेस्ट के हैसियत से यहाँ आए और वो यहाँ पे पहली बार चनियोट आए। हम आपको चनियोट दिखाएंगे। आपने नाम ही सुना है, आप पढ़े हो वहाँ पे, आप यू आर अबव 80। और बशीर भाई आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हम आपको आज रियल चनियोट दिखाएंगे, आपको यहाँ का कुन्ना खिलाएंगे। यहाँ हमने एक और कैंपस हम बना रहे हैं। यहाँ बैठे हैं हमारे डायरेक्टर बैठे हैं जी मलिक साहब। तो इसी महीने दिसंबर में हम वो कैंपस, जो बहुत बड़ा कैंपस है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने परसू करके 190 करोड़ रुपए से हासिल किए, दिसंबर में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो इस 2 किलोमीटर की विसिनिटी में शायद ही पाकिस्तान में इतने बड़े 2 कैंपस हों, एक फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी और जब ये बनने लगा गवर्नमेंट कॉलेज का कैंपस, तो मैं उस वक्त फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था और ये अप्रूवल के लिए मेरे पास आया। उसमें उन्होंने कोई पंजाब में 6 डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने कहे कि हम यूनिवर्सिटी कैंपस बनाएंगे। तो उसमें जब हमने देखा तो चनियोट नहीं था, तो सब मेरे मेंबरान ने, जो मेंबर थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा कि हमारे चेयरमैन का डिस्ट्रिक्ट तो आपने रखा ही नहीं है, बाकी डिस्ट्रिक्ट पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है और कुछ आप बनवा रहे हैं आप कैंपस है।
تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے یہاں کیونکہ فاسٹ نیشنل یونیورسٹی ہے تو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں صرف ایک کیمپس بناتے ہیں یونیورسٹی کا، آپ کے یہاں تو ہے. تو میں نے اس وقت ان سے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ وہ ہم نے اپنے جیب سے بنوایا ہے، خود ہم سب لوگوں نے مل کے اور فاسٹ کے ادارے نے وہ بنوایا ہے، جس کا آغا حسن آبدی صاحب نے انڈاؤمنٹ دیا، جس کا ڈاکٹر محبوب الحق صاحب بہت جیسے ریناؤنڈ لوگ وہ پریزیڈنٹ رہے. آج کل وسیم سجاد صاحب بڑے اعلیٰ طریقے سے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، جو ہمارے سابق صدر ہیں وہ ہمارے فاسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ اس کھاتے میں آپ لے رہے ہیں اور ہمیں وہ کاٹ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے تو یہاں ویسے بھی کچھ نہیں ہمارے اداروں کا کیا. جتنے یہاں اسکول چنیوٹ میں ہیں، جتنے کالج ہیں، جتنے ہاسپٹل ہیں پچھلے تاریخ میں، وہ سارے کے سارے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے مختلف مخیر لوگوں نے وہ اپنے جیب سے بنوائے ہیں. تو آپ اس لیے ہمارا کاٹ رہے ہیں کہ وہ کیوں ہم نے بنوایا. تو تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جا رہا ہے. تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. حکومت نوجوانوں کو مواقع کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کیڈٹ کالج کوہاٹ میں 59ویں یوم والدین کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری تھے، جن کو کیڈٹس کے چاکر چوبند دستے نے سلامی پیش کی. مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں طلباء پر اپنی تمام تر توانائی اعلیٰ تعلیم کے حصول پر مرکوز کرنے پر زور دیا. انہوں نے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں نمایاں پوزیشن لینے والے کیڈٹس میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی. کیڈٹس نے جمناسٹک، نیزہ بازی اور دیگر سرگرمیوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا. مہمان خصوصی نے سائنسی، فنی اور تصویری کلبز کا دورہ کیا اور کیڈٹس کی فنی، فکری اور تکنیکی صلاحیتوں کو سراہا. کیڈٹ کالج کوہاٹ کا قیام 1964 میں عمل میں آیا اور یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء نے ملک کے مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے. یونیورسٹی آف بلوچستان کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے ایف سی بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور قیام امن میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وفد کو ایف سی کے بارڈر مینجمنٹ، سیکیورٹی، انسداد اسمگلنگ اور منشیات اور دیگر فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. آئی جی ایف سی نارتھ نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں پاکستان اور بلوچستان کی ترقی اور امن و امان کا ضامن قرار دیا. فیکلٹی ممبرز اور طلباء نے کہا کہ ہیڈ کوارٹرز ایف سی کے دورے سے انہیں کافی مفید معلومات ملی اور ایسے دوروں کے انعقاد کو خوشائن قرار دیا. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. تاہم شام اور رات کے اوقات میں شمالی جنوبی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی اور مشرقی بلوچستان سمیت بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی. ناظرین لاہور میں اسموک کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے مدثر خان سے. جی مدثر آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ لاہور کا موسم کیسا ہے؟ باغوں کے شہر لاہور میں اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے، جس سے فضائی آلودگی میں بھی بہتری آ رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 250 ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ صحت کے مطابق فضائی آلودگی میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن یہ ابھی بھی مضر صحت ہے، اس لیے احتیاط کریں، اینک اور ماسک کا استعمال لازمی کریں، جبکہ بچے اور بزرگ گھروں سے نکلنے سے پرہیز کریں. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک بارش کا کوئی امکان نہیں. شمالی علاقہ جات سے آنے والی تیز ہواؤں کے باعث اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے. آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ تحفظ ماحولیات کے مطابق اسموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے باعث اسموک کی شدت میں کمی آئی ہے اور ابھی بھی اسموک کا باعث بننے والے محرکات کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں. حکومت پنجاب کے مطابق اسموک کا باعث بننے والے محرکات کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. اسموک کے تدارک کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. جی آپ کو آگاہ کریں کہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری ہے.
نیو یارک سمیت امریکہ کے کئی ریاستوں کو شدید برفانی طوفان کا سامنا ہے۔ نیو یارک اور پینسلوینیا میں برف باری اور سردی کی شدید لہر نے ہر شے کو منجمد کر دیا، جس سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ نیو یارک میں اب تک 10 سے 14 انچ برف پڑ چکی ہے۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس نے پینسلوینیا میں 3 دسمبر تک مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔